तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसका मकबरा कहाँ है। अब हम आज से पढ़ेंगे रुकनुद्दीन के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1236 से 1 या 2 महीने तक दिल्ली पे शासन किया था। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। तो इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। चारों बेटे नालायक थे, मतलब कि राज्य संभालने के योग्य नहीं थे, इसलिए इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बना दिया था। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को ही कहा जाता है। तो इसके 4 बेटे थे, चारों नालायक थे। चारों को गद्दी से, मतलब गद्दी तो चाहिए ही था, लेकिन ये प्रजा के उद्धार के लिए नहीं चाहिए था, खुद के फायदे के लिए। मतलब इन लोगों को शासक के एक भी गुण नहीं थे इन लोगों के पास। तो इसी को देखते हुए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने, जो कि इसका सबसे बड़ा बेटा था, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसने अपने बाप की बातों को अवहेलना करते हुए खुद गद्दी पे जाके बैठ गया। यह बात रजिया सुल्तान को नागवार गुजरी और उसने रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करवा दी। तो इसीलिए मैंने कहा कि 1236 से लेके यह मुश्किल से 1 या 2 महीने ही दिल्ली पे शासन कर सका। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो अब आती है रजिया सुल्तान, जो कि इसके बाप ने इसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो रजिया सुल्तान ने 1236 से लेके 1240 तक शासन किया, लेकिन इसे बहुत सारी बातों को, मतलब लड़की होने की वजह से बहुत सारी बातों को सहना पड़ता था। इसका जो दूसरा भाई था बेहरम शाह और दल चालीसा, बेहरम शाह और दल चालीसा के जो लोग थे, मंत्री थे, यह दोनों ने शुरू से ही रजिया सुल्तान को एज अ सुल्तान एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब कि यह लोग समझते थे कि नहीं, मतलब किसी मर्द के होते हुए कोई औरत कैसे गद्दी पे बैठ सकती है। इसी वजह से बेहरम शाह काफी गुस्सा रहता था अपनी बहन से, और इसने और दल चालीसा ने इसका काफी विरोध भी किया प्रजा में। मतलब प्रजा को भी ये लोग जाके बहकाते थे कि रजिया सुल्तान की बातों का अवहेलना कीजिए, यही सब बातें हुआ करती थी। तो याकूत खान, जो कि इल्तुतमिश का नौकर था, लेकिन रजिया इससे प्यार करती थी। याकूत खान जो कि नौकर था, लेकिन रजिया इससे प्यार करती थी। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है कि कैसे पहले के लोग अपने दास को चुना करते थे, युद्ध हुआ करता था, दास के लिए बोली लगानी पड़ती थी। तो याकूत को भी ऐसे ही खरीदा गया था, देखने में अच्छा खासा। इसी वजह से रजिया सुल्तान को इससे प्यार हो जाता है। तो फिर इसका एक और अल्तुनिया कैरेक्टर है, मतलब कि अभी तक याकूत खान का एंट्री हुआ, अब अल्तुनिया का एंट्री होता है, जो कि भटिंडा का इख्तेदार हुआ करता था। भटिंडा कहाँ है? पंजाब में। पंजाब भटिंडा का इख्तेदार मतलब प्रोविंस हुआ करता था भटिंडा। मैंने पिछले क्लास में बताया है कि कैसे इख्तेदारी सिस्टम लागू किया था इल्तुतमिश ने। तो अल्तुनिया जो था प्रोविंस का इख्तेदार था। तो जो अल्तुनिया था वो रजिया को एक तरफा प्यार करता था। अल्तुनिया रजिया से एक तरफा प्यार किया करता था। तो जब रजिया ने
याकूत खान को अमीर अखुर बना दिया। तो ये बातें सबको नागवार गुजरा। अमीर अखुर मतलब कि शाही अश्व साले, मतलब कि शाही जो घोड़े हुआ करते थे उसका जो विशेष मंत्री था वो इसने याकूत खान को बना दिया था। इस बात से इसके भाई और दल चालीसा में और हड़कंप मच गया था। फिर 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह शुरू कर दिया था। अल्तुनिया ने विद्रोह शुरू कर दिया था जिसके वजह से रजिया सुल्तान को और याकूत खान को भटिंडा जाना पड़ा और वहां पे अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी। चूंकि अल्तुनिया तो पहले से ही रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, क्योंकि यह इसे एक तरफा प्यार करता था, इसी वजह से उसने याकूत खान की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान के साथ वापस दिल्ली की तरफ आने लगा। तो वो लोग पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली लौटने वाले थे। तो बीच रास्ते में ही दल चालीसा और बेहरम शाह ने मिलके रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हरियाणा के कैथल नाम के जगह में हत्या करवा दी। हरियाणा के कैथल नामक जगह पे दोनों की हत्या करवा दी। तो जो टॉम्ब है, मतलब कि रजिया सुल्तान का मकबरा, वो भी कैथल में ही है, हरियाणा में। तो यहाँ तक हम अब रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं बेहरम शाह, इल्तुतमिश का दूसरा बेटा, जिसने कि 1240 से लेके 1242 तक शासन किया। इसने एक नया पोस्ट आते आते नया पोस्ट एक निकाला जिसे कि नायाबे मुमलाकात कहा जाता था। तो इस मतलब नायाबे मुमलाकात एक पद हुआ करता था। उस पद का शुरुआत बेहरम शाह ने करवाया। यह पद दल चालीसा का एक हेड हुआ करता था, उसे ही नायाबे मुमलाकात या एतगीन कहा जाता था। जो दल चालीसा का जो हेड हुआ करता था उसे ही एतगीन या नायाबे मुमलाकात कहा जाता था। बेहरम शाह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने दल चालीसा के साथ मिलकर रजिया सुल्तान अपनी बहन की हत्या करवा दी थी। तो इसी का इसको डर था कि कोई और आके मुझे भी कहीं दल चालीसा के द्वारा हत्या न कर दे। इसी डर की वजह से इसने नायाबे मुमलाकात नाम का एक पद निकाला, जो कि डायरेक्ट बेहरम शाह को रिपोर्ट किया करते थे। दल चालीसा एतगीन को रिपोर्ट किया करता और एतगीन बेहरम शाह को रिपोर्ट किया करता। फिर 1241 में मंगोल का दूसरा अटैक होता है बेहरम शाह के शासनकाल में। फिर इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं मसूद शाह के बारे में। बेहरम शाह की 1242 में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद आता है मसूद शाह, जो कि रुकनुद्दीन का बेटा था। रुकनुद्दीन कौन था? तो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा रुकनुद्दीन का ही बेटा था मसूद शाह। मसूद शाह ने 1242 से लेकर 1246 तक शासन किया, लेकिन इसके काल में कुछ खास बात हुआ नहीं, जिसके वजह से इतिहासकारों ने इसे भी कुछ खास तवज्जो नहीं दिया। फिर अब पढ़ते हैं नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 1246 से लेकर 66 तक शासन किया, जो कि चौथा पुत्र था किसका? इल्तुतमिश का, फोर्थ सन ऑफ इल्तुतमिश। इसने अपना वजीर गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया था। इसने अपना वजीर गयासुद्दीन बलबन वजीर मतलब पीएम,
इसने अपना वजीर गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया था। गयासुद्दीन बलबन को ही उल्लुग खान का टाइटल प्राप्त था। उल्लुग खान का टाइटल प्राप्त था गयासुद्दीन बलबन को ही। अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। चूंकि नसरुद्दीन महमूद का यह वजीर था, तो नसरुद्दीन महमूद ने अपना अगला उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली पे शासन किया। इसने 4 महत्वपूर्ण काम किए। सबसे पहला काम, इसने दल चालीसा का खात्मा कर दिया, मतलब कि दल चालीसा को समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति में ऐसा होता था कि अगर किसी विरोधी के हत्या यह जब कर देता था तो उसकी पत्नी और बच्चे को अपना दास बना लेता था। लौह और रक्त की नीति अपनाई थी जिसमें पत्नी और बच्चे को यह दास बना लेता था। तो दिल्ली वालों के लिए काफी डर का एक फैसला हो गया था। फिर उसके बाद इसने सजदा और पैबोस की प्रथा शुरुआत कर दी। सजदा और पैबोस। सजदा मतलब कि अपने सरदार के सामने सर झुकाना, और पैबोस मतलब कि सरदार का पांव को चूमना। इसने फिर एक फेस्टिवल का मतलब एक नया फेस्टिवल इसने लाया जिसे कि नवरोज कहा जाता है, जो कि पर्शियन न्यू ईयर होता है। तो ये 4 काम इसने किया जो कि महत्वपूर्ण है। इसी दौरान 1287 में मंगोल का तीसरा अटैक होता है। मंगोल का तीसरा अटैक होता है जिसमें इसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इसके पुत्र का नाम था शहजादा मोहम्मद। मंगोलों द्वारा इसके पुत्र की हत्या हो जाती है। इसी बेटे के वियोग में 1287 में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है, और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में ही है। तो अब इसके बेटे की भी मृत्यु हो गई। फिर इसका जो पोता था उसका नाम था कैकाबाद, जिसने 1287 से लेकर 1290 तक शासन किया। फिर एक और पोते का नाम था कैमूर्स, जिसने 1290 में ही कुछ दिनों तक शासन किया। यह दोनों बेहद ही डरपोक और नालायक थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया। और एक कहावत है कि मतलब कि बाई चांस कुछ हो जाना, तो यही दोनों बिकेम सुल्तान बाई चांस। मतलब कि वो किस्मत से ये दोनों सुल्तान बन गए थे। तो फिर इन दोनों की हत्या हो जाती है। इन दोनों का हत्या मलिक फिरोज के द्वारा कर दिया जाता है। मलिक फिरोज के बारे में हम कल पढ़ेंगे। मलिक फिरोज का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। तो इसने ही आके गुलाम वंश का खात्मा कर दिया और अपने खिलजी वंश की नींव रखी। तो 1206 से 1290 तक हमारा गुलाम वंश चला, जिसमें कि हमने अभी पढ़ा। सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान, फिर बेहरम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नादिर शाह, नसरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन बलबन, कैकाबाद, कैमूर्स। हमने अभी तक गुलाम वंश में इतने शासकों के बारे में पढ़ा है। फिर अगले क्लास में हम अगले वंश जो कि खिलजी वंश है, जिसका कि नींव जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रखा था, उसका ही मतलब एक और दूसरा नाम था मलिक फिरोज। तो फिर उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। चलिए, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को टिक करके देख सकते हैं, आपसे जरूर लगेगा क्वेश्चन।